हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर प्लेटफॉर्म। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था डेरिवेटिव। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस या फिर यूज। ओके, तो जो एप्लीकेशंस डेरिवेटिव के आपके सिलेबस में हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटी है उसका रेट ऑफ चेंज मतलब किस रेट से चेंज कर रही है वो कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेटिव का यूज होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस है, वो कोई फंक्शन है सपोज आपके पास, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये देखने के लिए भी डेरिवेटिव का यूज होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व, कोई कर्व गिवन है उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, उसके लिए भी डेरिवेटिव का यूज होता है। और है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मीन्स मिनिमम वैल्यू। किसी भी फंक्शन के लिए या किसी भी कर्व के लिए मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए भी डेरिवेटिव का यूज होता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके, डी एस बाई डी टी क्या होता है? कोई पार्टिकल मूव कर रहा है टाइम के साथ, तो डेल्टा टी टाइम में उसने डेल्टा एस अगर मूवमेंट किया, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस मूवमेंट किया है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम में, ये डेल्टा टी है ना। तो क्या होता है कि ये जो रेशियो होता है ना डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये कब, जब ये टाइम इंटरवल 10 to 0 हो तब ये बन जाता है डी एस बाई डी टी। और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में चेंज और टाइम में चेंज का जो रेशियो होता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी है ना, वो कैसे निकालोगे? एस का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लोगे और ये क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा। ऐसे ही वेलोसिटी का टाइम के साथ आप डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो हमको क्या देगा? एक्सेलरेशन। ऐसे ही एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज निकाल दोगे अगर टाइम के साथ, कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव कर लो टाइम के साथ, वो क्या देगा? जर्क। ओके, सपोज एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, तो एक्स का रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ आप निकाल सकते हो, वाई का रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ निकाल सकते हो। अगर एक्स और वाई टी के फंक्शन है तो y का x के साथ रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे? आप x का रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ निकालो और y का रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ निकालो, दोनों निकाल दिए क्योंकि x और y दोनों t के फंक्शन है। तो उसके बाद y का x के साथ जो रेट ऑफ चेंज होगा ना वो ऐसे निकल जाएगा, राइट। अगर हम dt से dt कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या होता है? dy बाई dx, है ना। तो x किसी रेट से चेंज हो रहा है, y किसी रेट से चेंज हो रहा है, अगर दोनों को डिवाइड कर लेते हो dy बाई dt को dx बाई dt से, तो y का x की रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकल जाता है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। सपोज x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा आपका dx बाई dt, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा dy बाई dt, राइट। फिर dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर दोगे तो dy बाई dx निकल जाएगा। ओके, साइन ऑफ dy बाई dx देखो, अगर y dy और dx का साइन सेम है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और dy और dx का साइन अपोजिट है तो dy बाई dx नेगेटिव हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज y में जो चेंज है, dy क्या है? y में चेंज, तो जो y में चेंज है और x में जो चेंज है दोनों का डायरेक्शन सेम हो, मतलब कि या तो y और x दोनों इंक्रीज कर रहे हो या y और x दोनों डिक्रीज कर रहे हो, तो दोनों में जो चेंज का साइन है वो सेम हो तो dy बाई dx पॉजिटिव होगा। अगर दोनों में जो चेंज का साइन है वो अपोजिट होगा तो dy बाई dx क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, मूविंग ऑन। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है जो हम निकालते आए हैं अभी तक, dy बाई dx है ना, वो क्या होता है? उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में? देखो, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस
पर सेकेंड नहीं आएगा आई गेस। सी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। आप रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका निकाल रहे हो? एरिया का। किसकी रेस्पेक्ट में है? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो डी ए बाई डी आर आएगा। अगर ये पर सेकेंड होता, ये विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस नहीं होता ना, तब ये बनता डी ए बाई डी टी, है ना। तो अब ये बनेगा डी ए बाई डी आर। ये बेसिकली हमको निकालना है, ठीक है, ये हमको निकालना है, ये पूछा है हमसे। फिर गिवन क्या है उसका हम यूज करते हैं, जो गिवन है उसका हम यूज करते हैं। सी, गिवन क्या है? सर्कल है, तो सर्कल का क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी आर। ए का आर की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, मतलब कि डी बाई डी आर ऑफ ए क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2r। तो ये कितना हो गया? 2 पाई आर। कब निकालना है? व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे लिखा जाता है डी ए बाई डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 पाई। आर की वैल्यू डाल दो 5, तो आंसर आ गया 10 पाई। ओके, इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे ये जो मिस्टेक है ना, देखो, इससे एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ऐसे निकालना होता कि विथ रेस्पेक्ट टू, इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, या पर सेकंड होगा या विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस होगा। अगर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस नहीं होता, पर सेकंड होता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड, तो कैसे निकालते आप? तो आप क्या करते? आपके पास एरिया है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पर सेकंड निकाल रहे हो, मतलब कि टाइम के साथ निकाल रहे हो डेरिवेटिव, या रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ। तो क्या हो जाएगा? पाई बार आ गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके साथ में? टाइम के साथ में, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव। सही, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का 2r, फिर आर का टी के साथ डी आर बाई डी टी। ऐसा होता। तो तब आपको क्या जरूरत पड़ती? तब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस की जरूरत पड़ती पर सेकंड, या विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये गिवन होता, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप निकाल पाते। ठीक है, देखो, सर्कल है आपके पास, सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज होगा? रेडियस भी तो चेंज होगा। सर्कल अगर बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा, सर्कल छोटा होगा तो रेडियस भी छोटा होगा, है ना। तो जो सर्कल का रेट ऑफ चेंज आ रहा है, सॉरी, जो एरिया का रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल, रेडियस पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे डी ए अगर पॉजिटिव होगा तो डी आर भी पॉजिटिव होगा, डी ए बाई डी टी अगर नेगेटिव होगा तो डी आर बाई डी टी भी नेगेटिव होगा। मतलब एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा, रेडियस अगर डिक्रीज करेगा तो एरिया भी डिक्रीज करेगा, बिकॉज ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, पाई नेगेटिव है नहीं, ए नेगेटिव है नहीं, रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकती, है ना। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इनका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है ना। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे टाइम के साथ नहीं है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने ये वाला पार्ट छोड़ दिया था। हमने क्या किया था? एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पहले हमने ये किया, एरिया का रेडियस के साथ रेट ऑफ चेंज निकाला था। ठीक है, बाद में हमने दूसरा जो चीज़ थी उसको भी रेस्ट किया। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्लियर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली क्या बोला है कि जो वॉल्यूम जो है ना क्यूब का, वो इंक्रीज कर रहा है, क्या रेट पे? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो मतलब क्या वॉल्यूम क्या होता है? v, और क्या गिवन है? डी वी बाई डी टी गिवन है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कैसे पता चला हमको? ये देखो ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो रेट ऑफ चेंज किसका आएगा? वॉल्यूम का आएगा। और आगे गिवन है कि पर सेकंड, मतलब कि टाइम के साथ गिवन है, और कितना है? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 9 है, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछा है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। सी, क्यूब है, क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, सरफेस एरिया अगर मैं एस बोलूं,
सरफेस एरिया को अगर मैं एस बोलूँ तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², राइट। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है और रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछा है। क्यूब में वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसकी जो साइड होगी वो चेंज होगी ना। क्यूब की सारी साइड तीनों एक ही बराबर होती है ना, लेंथ विड्थ हाइट तीनों बराबर होती है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो तीनों साइड चेंज होगी, मतलब कि हर एक उसका जो एज होगा वो चेंज होगा, और जब उसकी साइड चेंज होगी तो उसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम के चेंज होने से सीधा आप ये नहीं बता सकते कि सरफेस एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम से आप निकालोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड से निकालोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस। आया समझ में? 2 स्टेप में काम होगा। सी पहला स्टेप में क्या होगा कि वॉल्यूम कितना होता है इसका a³, ठीक है। अब ये चीज़ जो गिवन है ना वो इस पे अप्लाई करो, ठीक है। नाउ dv/dt इज इक्वल टू d/dt, v कितना है a³, राइट। a³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3a², लेकिन रेस्पेक्ट टू t है तो da/dt आएगा, da/dt, और ये कितना गिवन है 9 गिवन है, ठीक है। 3 से 9 कैंसिल आउट हुआ कितने बार 3 टाइम्स। और ये कब निकाला है, कब पूछा है, व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू 10 डाल दो, है ना। तो da/dt कितना आ गया, da/dt आ गया आपका 9/3 इज 3 डिवाइड बाय 10² मतलब 100, राइट। ये आ गया da/dt। तो गिवन क्या था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो अब हमने निकाल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब यहाँ से आप निकालो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा ds/dt, विच मीन्स d/dt ऑफ s इज 6a², 6 is outside, a² का डेरिवेटिव it will be 2a and derivative of a with respect to t will be da/dt, right। अब वैल्यू डाल दीजिए 6 into 2a, 6 into 2 12, और a की वैल्यू मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कब निकालना है, when a is equal to 10, तो a की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया 10 into da/dt, da/dt is 3/100, ठीक है। क्या आया, एक तो 0 कैंसिल आउट हो गया, राइट। 12 into 3 36/10 मीन्स 3.6, ओके। तो इस तरह से निकल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना था विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, एक स्टेप था। इस बार क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम से रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस से रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर होता कि यहाँ पे स्फीयर वगैरह होता तो, बट एज है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड निकालोगे, है ना। मतलब उसका जो बेसिक पैरामीटर है, अगर स्फीयर वगैरह है तो रेडियस निकाल लोगे, अगर क्यूब है और क्यूबॉइड है तो उसकी साइड कर निकालोगे रेट ऑफ चेंज, और उससे फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है x है और विड्थ कितना है y है, ओके। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute. लेंथ क्या है x, x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो dx/dt कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर पर मिनट गिवन है ना। डिक्रीज कर रहा है, पर मिनट मीन्स टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा -3 आएगा यहाँ पे, ओके। ये गिवन है एक तो। दूसरा क्या गिवन है, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो विड्थ है ना y, वो इंक्रीज कर रही है, किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर मिनट से, पर मिनट है तो y का t के साथ डेरिवेटिव, इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव आएगा, और कितना किस रेट से 2 की रेट से, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की गिवन है।
फिर क्या पूछा है, व्हेन x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6 फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पेरीमीटर एंड बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम ए निकालते हैं, पेरीमीटर को मैंने p बोल दिया। पेरीमीटर क्या होता है इसका, रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ इन प्लस विड्थ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो आपको ए में पूछा है पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज, तो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं हम। देखो डी पी बाय डी टी इक्वल टू 2 आउटसाइड, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, प्लस वाई का टी के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी। कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यू गिवन है, तो 2 डी एक्स बाई डी टी इज -3 प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2। सो दिस इज -1 इंटू 2 -2। तो आंसर क्या आ गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, इस रेट से जो आपका, या तो आप ये बोल सकते हो कि dp बाई डी टी इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट, या ये बोल सकते हो कि जो पैरामीटर है ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से या उस रेट से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कैसे पता चला डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि 2 के आगे साइन जो है वो नेगेटिव है, -2 आया है ना, तो इसका मतलब कि dp बाई डी टी जो है वो नेगेटिव आया, इसका मतलब कि p टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। फिर क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। तो डी ए बाई डी टी कितना आ गया, डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए क्या है, एक्स वाई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक्स इंटू वाई का u इंटू वी के मेथड से, मतलब कि एक का डेरिवेटिव करके दूसरे को छोड़ दोगे, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव करके पहले को छोड़ दोगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की तो वैल्यू में हमारे पास है, एक्स और वाई की कहाँ से लाएंगे, तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये कब निकालना है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 6, ये गिवन है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 10 और डी वाई बाई डी टी कितना है 2, प्लस y की वैल्यू कितनी है 6 एंड डी एक्स बाई डी टी कितना है -3। तो ये कितना हो गया, 20 - 18 इज इक्वल टू 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, यस 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि ये एरिया है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब जो एरिया है ना ये इंक्रीज कर रहा है और जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस जगह पे वन एक्स इज इक्वल टू 10 वाई इज इक्वल टू 6 है, तब एरिया इंक्रीज कर रहा है और पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि dp बाई डी टी नेगेटिव है और डी ए बाई डी टी पॉजिटिव है। अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बात की है ना वो एक इंटरवल की बात की है, किसी एक इंटरवल आई में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा। एक सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि फंक्शन क्या है। सपोज आपके पास फंक्शन ये है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, तो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x। मतलब कि x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा, या फिर x को चेंज करोगे तो एफ एक्स चेंज होगा, है ना। अब समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है कि जब आप x को इंक्रीज करो तो एफ एक्स इंक्रीज हो, x को डिक्रीज करो तो एफ एक्स डिक्रीज हो, है ना। दोनों में जो चेंज हो उसका साइड सेम हो, है ना। x को बढ़ाने पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाए, x को घटाने पे फंक्शन की वैल्यू घट जाए, तो उस फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन को डिक्रीजिंग कब बोलोगे, अगर आप x को बढ़ा रहे हो बट एफ एक्स घट रहा है, या फिर x को घटा रहे हो बट एफ एक्स बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। उसी को डेफिनेशन में लिखा है ऐसे। इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इंटरवल आई पे किसी फंक्शन को मैं इंक्रीजिंग कब बोलूँगा कि जब x1 से अगर x2 बड़ा है तो fx1 से fx2 भी बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे वो सारे x1 x2 अगर इस इंटरवल i में है ना, तो मतलब मैं किसी भी इंटरवल i पे किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग कब बोलूँगा,
अगर उस इंटरवल में कोई पॉइंट दो है x1 और x2, तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो fx1 से x1 से x2 बड़ा है तो fx1 से भी fx2 बड़ा होना चाहिए, और लेस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, और x1 x2 इस इंटरवल i में, तो उस फंक्शन को मैं बोलूँगा इंक्रीजिंग। अगर उसी इंटरवल i में x1 और x2 दो पॉइंट है, अगर x1 से x2 बड़ा है लेकिन fx1 जो है वो fx2 से बड़ा हो गया, मतलब कि x1 से x2 बड़ा है लेकिन fx1 से fx2 बड़ा नहीं है, मतलब उल्टा हो गया यहाँ पे, है ना, x1 से x2 बड़ा है लेकिन यहाँ पे fx1 बड़ा है fx2 से। अगर ये रिलेशन उल्टा हो गया है ना, तो उस फंक्शन को क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग। ध्यान रखना यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है या इक्वलिटी है ना। और किसी फंक्शन को कांस्टेंट कब बोलोगे, जब x को बढ़ाने का फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर आप x को बढ़ा रहे हो तब भी फंक्शन की वैल्यू वही है और घटा रहे हो तब भी फंक्शन की वैल्यू वही है, तो उस फंक्शन को बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, है ना। इसके बाद आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फर्क क्या होता है कि अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं तो fx बढ़ रहा है या कांस्टेंट चल रहा है या बढ़ रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बढ़ा फिर कांस्टेंट चला फिर बढ़ा फिर कांस्टेंट चला फिर बढ़ा, है ना। तो मतलब बढ़ भी सकता है सेम रह सकता है। अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसी को बोलते हैं कि अगर x को बढ़ाऊं तो fx बढ़ना ही चाहिए, है ना। तो मतलब कि मैं इसको इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ, ऐसा जा रहा है फिर ऐसा बढ़ रहा है फिर ऐसा जा रहा है फिर ऐसे बढ़ रहा है, इसको मैं इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि ऐसे बढ़ता ही जाना चाहिए, है ना, भले किस रेट से बढ़े लेकिन बढ़ता ही जाना चाहिए, है ना। भले किस रेट से बढ़े, भले ऐसे बढ़े भले एक्सपोनेंशियली बढ़े, कैसे भी बढ़े लेकिन बढ़ता ही जाना चाहिए, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग उसको भी बोल सकते हैं कि fx1 fx2 के बराबर भी हो सकता है और fx2 fx1 से बड़ा भी हो सकता है, अगर x2 fx1 से बड़ा है तो, है ना। तो मतलब कि जैसे ये क्या फंक्शन है, अगर आप x को बढ़ा रहे हो तो fx बढ़ रहा है, मतलब कि फंक्शन ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं। और कहीं पे ऐसा हो रहा है कि अगर आपने यहाँ पे सपोज x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, तो कहीं पे ऐसा fx1 और fx2 मिल रहा है कि बराबर हो नहीं हो रहा है। आपको जैसे जैसे x को बढ़ाते जा रहे हो ना, fx स्ट्रिक्टली बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ देखो x को बढ़ा, x किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना, इधर जाने पे x बढ़ता है, तो x को जैसे ही बढ़ाते जा रहे हो ना fx स्ट्रिक्टली घटता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे देखिए अगर आप x को यहाँ पे ले लिया x1, यहाँ ले लिया x2, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो समझ में आ गया होगा, है ना। अगर x बढ़ाओ तो fx या बढ़ रहा है या बराबर चल रहा, मतलब कि घट नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। या दूसरी जो सिनेरियो थी ना वो ये थी कि अगर x को बढ़ा रहे हो तो fx बढ़ेगा ही, तो उसको बोलोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यही चीज इसका उल्टा होता है डिक्रीजिंग में। मूविंग ऑन। अब अगर मैं किसी पॉइंट पे बात करूं, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये कैसे बताते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर x नोट है ना, इस पे ये कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये तभी बता सकते हैं अपन कि इसके आसपास कोई भी एक छोटे से छोटा अगर अपने को एक ओपन इंटरवल मिल जाए जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उसको बोलेंगे फंक्शन x नोट पे भी इंक्रीजिंग है। अगर इस छोटे से छोटे इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हम ये बोलेंगे कि फंक्शन x नोट पे भी डिक्रीजिंग है। मतलब कि एक नेबरहुड मिलना चाहिए। नेबरहुड की बात की थी हमने पहले भी। नेबरहुड क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट है उसके आसपास छोटे से छोटा आपने एक इंटरवल निकाल दिया, ओपन इंटरवल, तो वो उसका नेबरहुड होता है। तो x नोट के आसपास एक छोटा सा छोटा इंटरवल ऐसा मिल जाए जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट x नोट। अगर उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन x नोट पे भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग। बहुत ईजी है ना। कैसे, दो तरीके से बता सकते हो इसको। fx इक्वल टू 7x माइनस 3, fx इज इक्वल टू 7x माइनस 3। हम दो तरीके से देखते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि
इंक्रीजिंग है, अच्छा ये गिवन है और हमको प्रूव करना है। पहला ये तरीका कि डेरिवेटिव निकालो, तो देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, 7x का 7 और -3 का 0, तो ये क्या डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या इसने बताया, इसने बताया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। राइट, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो हम बोलते इंक्रीजिंग। ठीक है, ये फर्क होता है। दूसरा होता है, दूसरा जो तरीका वो देखिए, ये तो डेरिवेटिव वाला मेथड है और एक मेथड हमने पहले देखा, दो डेफिनेशन देखी ना हमने। दूसरी डेफिनेशन में ये थी कि अगर आपके पास x2 x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास x2 x1 से बड़ा है तो मैं, तो क्या होगा देखो, 7x2 7x1 से बड़ा होगा, है ना। दोनों साइड मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। अगर मैं दोनों साइड एक सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तब भी इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, है ना। तो मैंने दोनों साइड -3 किया तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, राइट। इधर भी -3 किया और इधर 7x1 -3 किया, है ना, वही रहेगा। 7x -3 क्या है, fx, तो 7x2 -3 ये क्या हो गया आपका fx2 और ये क्या है आपका fx1। तो देखो हो गया ना प्रूफ कि जब x2 x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से बड़ा है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो इसको बोलता मैं इंक्रीजिंग, बट यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आया समझ में। तो ऐसे आप दो तरीके से बता सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कौन से दो तरीके, x2 अगर x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से भी बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, x2 अगर x1 से बड़ा है लेकिन fx2 fx1 से छोटा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। अब इन दोनों केस में अगर इनइक्वालिटी आती है, सॉरी इक्वलिटी आती है तो आप बोलोगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लेकिन इक्वलिटी नहीं आती है ना, ग्रेटर देन आता है या लेस देन आता है सिर्फ, तो बोलोगे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर आप उस इंटरवल में डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे जो आ रहा है वो कभी ग्रेटर देन 0 है कभी लेस देन 0 है, तो आप बोलोगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो बोलोगे कांस्टेंट। ठीक है, मूविंग ऑन। लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, एक क्लोज इंटरवल ए टू बी है जिसपे एफ एक्स क्या गिवन है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ये कंडीशन देखी हुई सी नहीं लग रही है, हमने पढ़ी थी ये मीन वैल्यू थ्योरम में। ठीक है, अब देखो, अच्छा मैंने ये पहले यूज कर ली क्या, चलो रिवीजन में ऐसा ही होता है। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये मैं अभी मैंने सोचा कि मैंने आपको पढ़ा दी है, ये अब है ये जो कि एफ इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इस ओपन इंटरवल में, और एफ डिक्रीजिंग है अगर इस इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। इस इंटरवल में एफ कांस्टेंट है अगर एफ डैश एक्स 0 है। इसमें दो चीज़ और ऐड कर सकते हो, एक तो डी कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, या इक्वलिटी है स्ट्रिक्टली में नहीं आएगी। और एक और है कि एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हो। इसका प्रूव अपन एमवीटी से कर सकते कैसे कर सकते हैं, देखो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था कि एफ जो है ना ऐसे इसमें जा रहा है। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस था, किस पे था, इस इंटरवल पे था, और क्या था, डिफरेंशिएबल था, किस पे था, इस पे था। ये दोनों तो इंटर कंडीशन गिवन है। ठीक है, तीसरा क्या था कि, अच्छा तीसरा था वो रोल्स थ्योरम में था, मीन वैल्यू थ्योरम में ये दो थी। तब आपके पास कोई भी ऐसा एक पॉइंट सी होगा जिस पे एफ एक्स का डेरिवेटिव इसके बराबर होगा, है ना। ठीक है, होगा। अब देखो, अगर मैंने ए बी इंटरवल की जगह मैंने ये ले ली
मैं बताने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना। ए बी इंटरवल की जगह मैंने इंटरवल ये ले ली x1 x2, है ना। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा आपका, एफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 हो जाएगा, है ना। अब देखो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ x2 x1 से बड़ा है तो एफ x2 एफ x1 से बड़ा होगा, मतलब कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या फिर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अगर इंक्रीजिंग है तो ये एफ डैश सी क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो या तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, देखो इंक्रीजिंग होगा तब मैंने बताया था आपको कि x2 x1 से बड़ा है तो एफ x2 एफ x1 से बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव हो गए। डिक्रीजिंग में मैंने बताया था कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो एफ x2 एफ x1 से छोटा होगा, मतलब कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव हो गया ना डिक्रीजिंग के केस में, तो एफ डैश सी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया डिक्रीजिंग के केस में, और इंक्रीजिंग के केस में एफ डैश सी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये समझना था हमको। तो ये एक्चुअली मैंने इस पे एक एग्जांपल पहले करवा दिया था, बस वो एक चीज़ हो गई। तो मुझे ये क्वेश्चन सिर्फ एक मेथड से करवाना चाहिए था यहाँ पे ये, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने ये पढ़ा दिया है, छोटी सी चीज़ थी, तो ये मैंने बाद में करवाई आपको कि ऐसे भी पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। कैसे पता करोगे, डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब आपको इस फंक्शन का बताना है कि ये आर पे, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है। तो ऐसे केस में आपको कौन सा वाला मेथड ठीक रहता है, हमेशा डेरिवेटिव वाला। तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 4, ये आएगा डेरिवेटिव। ठीक है, ये देखो आप बताओ कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा। 3x² माइनस का 6x प्लस का 4, क्या ये, इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। कैसे बताओगे हमेशा ग्रेटर देन 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी क्या होता है। एक तरीका तो मैं आपको वैसे बताता हूँ, दूसरा तरीका मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा तरीका कैसे निकाला है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है छोड़ो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान देना ठीक से इधर। इसका d क्या आएगा, इसका d आएगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² मीन्स 36 माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 4, ये 36, ये 36 से बड़ा है ना 48, तो मतलब d क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी रूट होंगे। एक चीज यहां से पता चले, d से x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है ना, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, उसका कर्व हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे, या यहां भी बन सकता है ऐसे बनेगा, मतलब खुलेगा ऊपर की तरफ अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कर्व हमेशा ऐसे बनेगा क्वाड्रेटिक का, मतलब कि नीचे की तरफ खुलने वाला। आया समझ में, ये सिर्फ एक चीज से पता चलेगा, x² के कोफिशिएंट से। अब हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है, तो एक तो चीज आपको पता चल गई कि इसका जो कर्व है ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक चीज पता चली। दूसरा क्या है कि d नेगेटिव है, मतलब कि कोई रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है, इसका क्या मतलब है, रियल रूट नहीं होने का मतलब है कि देखो अगर ऐसा आ गया ना, तो ये दो रियल रूट हो गए ना। कैसे पता चला रियल रूट है, देखो x की इस वैल्यू के लिए y 0 हो गई तो ये रूट हो गया ना। अगर इसको मैं x2 बोलूँ, इसको मैं x1 बोलूँ, तो x1 और x2 पे y 0 हो गया तो ये रूट हो गए ना। लेकिन क्या है कि d नेगेटिव है, d नेगेटिव है तो मतलब कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो कर्व कैसा बनना चाहिए, तो कर्व ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऊपर ही बनेगा। ऐसे हो सकता है
इधर की तरफ हो सकता है, इधर की तरफ हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो पता लगा सकते हैं अपन, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस से ऊपर होगा और ऊपर की तरफ होलेगा, ऊपर की तरफ होलेगा वो इससे पता चला, वाई एक्सिस से ऊपर होगा वो इससे पता चला, क्योंकि कोई रियल रूट नहीं है। वाई एक्सिस को अगर ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा तो रूट मिल जाएगा, रूट नहीं है इसका मतलब वाई एक्सिस से ऊपर है। अब देखो एफ डैश एक्स ये है, इसका कर्व या तो ये है या ये है या इस टाइप का ऐसा कुछ है ना, तो ये हमेशा ऊपर है, तो ये पॉजिटिव हो गया ना, फिर ये तो प्रूव करना था। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ये तो प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इसमें भी वही करना है, क्या क्या करोगे, डेरिवेटिव, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको अपन, सॉल्यूशन देखो, पहले क्या करोगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे, एफ एक्स क्या है, कोस एक्स, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब माइनस साइन एक्स है ना, वो कैसे बनेगा, देखो साइन एक्स का कर्व कैसे था, अच्छा किस इंटरवल की बात की, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 0 से 2 पाई, तो मैं 0 से 2 पाई तक की बनाता हूँ, तो साइन एक्स 0 से पाई ऐसे आएगा और 0 से 2 पाई ऐसे आएगा, ऐसे ही तो बनेगा साइन एक्स। ये कर्व किसका है, साइन एक्स का, राइट। माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, वाई को नेगेटिव कर दो तो माइनस साइन एक्स का कर्व ऐसा बन जाएगा, इसका ऐसे कर दो, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, ये 2 पाई आपका, ये पाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये पाई हो गया, और ये कब होगा आपका माइनस साइन एक्स का। अब देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, एफ डैश एक्स का कर्व ये है, डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, 0 से पाई में एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, सीधा। इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, माइनस साइन एक्स पाई से 2 पाई में क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें इंक्रीज करेगा ये, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई क्या है, ये है, तो 0 से 2 पाई में आप नहीं बता सकते इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्यों, यहाँ तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब इतना डिक्रीजिंग है, इतना इंक्रीजिंग है, तो फिर आप ये नहीं बता सकते कि ये नहीं कह सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि कहीं पे तो इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे डिक्रीज कर रहा है, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल 0 से 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसके लिए आपको बताना है कि ये कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, क्या निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4, 6 का तो 0 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 2, बहुत इजीली बता सकते हो यहाँ से तो, है ना। इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, ये जहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, जब x जो है वो 2 या 2 से बड़ा होगा, है ना, 2 या 2 से बड़ा होगा, तो इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो जो एफ डैश एक्स है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने इक्वलिटी लिया है, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो हम इक्वलिटी नहीं लेते, फिर हम लेते x ग्रेटर देन 2, ठीक है। दूसरा है डिक्रीजिंग, तो फंक्शन ये डिक्रीजिंग कब होगा, जब इसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब x 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा तो ये x माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो व्हेन x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है और यहाँ पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हो गया पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, फिर पढ़ना है हमें क्या क्या रह गया, मैक्सिमा और मिनिमा, और उसके बाद हमें पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई है,
दो चीज़ें रह गई है। इसके भी हमने देख लिए थे कोई एग्जांपल्स, इसके भी देख ली थी, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे और मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम। फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन से।